सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत करेंगे और अपन लगातार सेल बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। आज उसमें जो अपना सेल ऑर्गेनेल्स होगा वो कौन सा होगा? सेंट्रोसोम होगा। कौन सा होगा? सेंट्रोसोम होगा, यानी तारकाय होगा। अब देखो, तारकाय की जो टर्म है वो किसने दिया? बोवेर ने दिया। और खोज की बात की जाए तो वो किसने की? बेंडेन ने की। याद रह जाएगा क्या? याद करना पड़ेगा। देखो, सेंट्रोसोम केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो मैडम कह दे क्या प्लांट सेल में नहीं पाया जाता? कह दो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। देखो, उच्च पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम क्या होता है? अब्सेंट होता है। ठीक है। लोअर प्लांट्स यानी निम्न पादप में सेंट्रोसोम पाए जा सकते हैं। ये कंडीशन है, ये एक्सेप्शन है कि लोअर जो प्लांट्स हैं उनमें कभी ना कभी सेंट्रोसोम देखने को मिल सकता है, लेकिन हायर प्लांट्स में तो सेंट्रोसोम अब्सेंट ही रहता है। मोस्टली सेंट्रोसोम कहाँ पर पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है। अब देखो, सेंट्रोसोम यानी हिंदी में इसको तारकाय कहा जाता है। ये जो तारकाय है ये सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फेयर आपस में जुड़ करके सेंट्रोसोम बनाते हैं, यानी तारक केंद्र और स्वच्छ कोशिका द्रव्य है वो आपस में क्या बनाते हैं? तारकाय बनाते हैं। देखिए डायग्राम देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये क्या है? ये एक सेंट्रोसोम है, यानी तारकाय है। तारकाय में ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर। इनको क्या कहा जाता है? सेंट्रियोल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सेंट्रियोल कहा जाता है। ठीक है। अब ये सेंट्रियोल है ना, न्यूक्लियस के नज़दीक पाया जाता है। ये तो पता है ना, केंद्रक के नज़दीक पाया जाता है। देखो इधर मान लो ये केंद्रक हो गया, तो केंद्रक के ऊपर इस तरीके से ये पाया जाता है। ठीक है। अब देखो, ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से इस तरीके से कुछ रेज आपको निकलती हुई नज़र आ रही है। इनको एस्टर रेज यानी तारक अरिये कहा जाता है। ठीक है। ये जो तारक अरिये हैं ये किसके निर्माण में मदद करती हैं? स्पेंडल फाइबर के निर्माण में मदद करती हैं, यानी तर्कु तंतु के निर्माण में क्या करती है? मदद करती है। ये तर्कु तंतु क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं? कोशिका विभाजन में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया ना? कोशिका विभाजन जब पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, क्योंकि कोशिका विभाजन लंबा है थोड़ा। ठीक है। तो जो स्पंडल फाइबर बन रहे हैं वो किससे बनते हैं? एस्टर रेज से बनते हैं। एस्टर रेज कहाँ से निकलती हैं? सेंट्रियोल से निकलती हैं। ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान ये जो सेंट्रियोल है यानी जो तारक केंद्र है वो कहाँ पर चले जाते हैं? ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। ये आपको एक सेल नज़र आ रही है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है ना। और जैसे ही कोशिका विभाजन होता है तो ये जो देखो, वैसे तो ये सेंट्रियोल यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है भाई, सेंट्रोसोम यहाँ पर पाया जाता है। सेंट्रोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल पाया जाता है। अब जैसे ही कोशिका विभाजन होगा तो ये इस तरीके से विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, तारक केंद्र इसकी जो आंतरिक संरचना है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है? माइक्रोट्यूबल से मिलकर के बनी हुई होती है। समझ में आ गया भाई? जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो तारक केंद्र की आंतरिक संरचना बनाती हैं। अब ये जो तारक केंद्र है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। बैलगाड़ी का पहिया देखा है क्या? हाँ, देखा है क्या? नहीं देखा? क्यों? अमेरिका रहते हो क्या भैया जो नहीं देखा? वैसे अमेरिका वाले भी जानते हैं है ना। आगे देखिए, अरेंजमेंट। सूक्ष्म नलिकाओं का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होता है? देखो, ये 9+0 होता है। मैडम 9+0 क्यों होता है समझाइए। बिल्कुल, एक बार सुनो आप। सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूबलिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। कौन सी प्रोटीन की बनी हुई होती हैं? ट्यूबलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। 9 सूक्ष्म नलिकाएं ट्रिपलेट फॉर्म में कहाँ पर पाई जाती हैं? परिधि पर पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? परिधि पर पाई जाती हैं। प्रत्येक सूक्ष्म नलिका 3 उपतंतुओं से मिलकर के क्या होती है? बनी हुई होती है। 3 उपतंतु कौन कौन से? ए, बी और सी। ठीक है, समझ में आ गया क्या? क्या बताया भाई? 9 सूक्ष्म नलिकाएं हैं। ये जो 9 सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में कहाँ पर प्रेजेंट होती है? परिधि की तरफ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। प्रत्येक सूक्ष्म नलिकाएं 3 उपतंतुओं से मिलकर के बनी हुई होती हैं। अब देखो, 3 उपतंतुओं से मिलकर के बनी हुई होती है तभी तो ट्रिपलेट फॉर्म होगा ना। अब उपतंतु ए हो गया, उपतंतु बी हो गया, उपतंतु सी हो गया।
अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक उपतंतु 13 ग्लोब्यूलर सब यूनिट से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। ये जो एक उपतंतु है, जैसे ए हो गया, वो ए है, वो 13 ग्लोब्यूलर सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। उसी तरीके से बी भी 13 ग्लोब्यूलर सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। उसी तरीके से उपतंतु सी भी 13 ग्लोब्यूलर सब यूनिट से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पर, एक उपतंतु की ए नलिका दूसरे उपतंतु की सी नलिका से आपस में ए सी संयोजनी द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, या फिर आप इसे सी ए संयोजनी भी कह दो, एक ही बात है। डायग्राम में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये पूरी एक क्या है, एक सूक्ष्म नलिका है। ठीक है, एक सूक्ष्म नलिका 3 उपतंतुओं से मिलकर के बनी हुई होती है। उपतंतु ए, उपतंतु बी, उपतंतु सी। समझ में आ गया? यानी एक सूक्ष्म नलिका 3 उपतंतु से मिलकर के क्या होती है, बनी हुई होती है। अब देखो 3 उपतंतु है, इसका मतलब ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। अरे भाई, ट्रिपलेट फॉर्म हो गया ना। ये ट्रिपलेट फॉर्म कहाँ पर पाया जाता है, परिधि पर पाया जाता है, फेरिफेरल पोजीशन पर पाया जाता है। एक उपतंतु 13 ग्लोब्यूलर सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। 13 कौन सा, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, हो गया ना। तो एक उपतंतु है वो 13 ग्लोब्यूलर सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। उसी तरीके से बी और उसी तरीके से सी 13 13 13 से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये एक सूक्ष्म नलिका है और ये दूसरी सूक्ष्म नलिका है। अब एक सूक्ष्म नलिका का ए उपतंतु दूसरी सूक्ष्म नलिका के सी उपतंतु से आपस में क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। इसी वजह से इसको ए सी कनेक्टिव, या फिर ऐसे कर दो कि सी ए संयोजनी कहा जाता है। समझ में आ गया ना? देखो यहाँ पर देखिए, आपको नजर आ रहा है, देखो ये वाला, ये एक सूक्ष्म नलिका है, ये दूसरी सूक्ष्म नलिका है, ये तीसरी है, ये चौथी है। ये तो एक सूक्ष्म नलिका का एक उपतंतु दूसरी सूक्ष्म नलिका के सी उपतंतु से मिलकर के क्या होता है, मिलता है या फिर जुड़ता है, एक ही बात है। इसी तरीके से ये जुड़ता है, इसी तरीके से ये जुड़ता है, तो इसको ए सी संयोजनी कहा जाता है, या फिर ये ऐसे कह दो कि सी ए संयोजनी कहा जाता है। समझ में आ गया ना? अब और आगे देखो, सेंट्रियोल की जो स्ट्रक्चर होती है, सेंट्रियोल की जो स्ट्रक्चर होती है वो 9+0 होती है। 9+0 होती है। यानी मैं ये पूछ लूँ कि सेंट्रियोल में जो सूक्ष्म नलिकाओं का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, तो आप कहोगे मैडम 9+0 होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है। ऑप्शन आएगा 9+0, 0+9, 9+1, 9+2, तो आपको करना होगा 9+0। ये सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से देख लो। देखो मैंने क्या कहा कि जब सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एक बैलगाड़ी के पहिए के समान है। नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना, एक पहिया है। अब देखो यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर सेंटर में कोई सूक्ष्म नलिका नज़र आ रही है क्या? नहीं है, नहीं है। इसका मतलब इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल हब कहा जाता है ना। अरे सेंट्रल हब कहा जाता है या सेंट्रल रोड कहा जाता है। ठीक है, देखो नीचे की तरफ लिखा हुआ है, सेंट्रल रोड इसको कहा जाता है, या फिर इसको सेंट्रल हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सूक्ष्म नलिका नहीं प्रेजेंट है। अब देखो परिधि की तरफ कितनी सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है? मैंने कहा था कि परिधि की तरफ 9 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। तो देखो एक सूक्ष्म नलिका ये हो गई, दूसरी सूक्ष्म नलिका, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं, 9 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक सूक्ष्म नलिका ट्रिपलेट फॉर्म में होती है। प्रत्येक सूक्ष्म नलिका ट्रिपलेट फॉर्म में होती है। देखो ये ट्रिपलेट फॉर्म है। अरे भाई, एक सूक्ष्म नलिका 3 उपतंतुओं से मिलकर के बनी हुई होती है, ऐसा बताया था ना। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये तीनों उपतंतु मिलकर के एक सूक्ष्म नलिका का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब ये जो एक उपतंतु है वो भी 13 ग्लोब्यूलर सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। ऐसा ही बताया था ना, अरे ऐसा ही बताया था ना। अब देखो ये एक सूक्ष्म नलिका है, इसका सी
उपतंतु दूसरी सूक्ष्म नलिका के ए उपतंतु से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको सी ए संयोजनी या फिर ए सी संयोजनी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो ये 9+0 कैसे हुआ, सेंटर में कोई भी सूक्ष्म नलिका नहीं है और परिधि की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पाई जाती हैं। तो सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिकाओं का अरेंजमेंट क्या होगा, 9+0 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, देखो ये जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं, इनसे 9 यानी एक सूक्ष्म नलिका से एक स्पोक्स निकला हुआ होता है, इस तरीके से 9 हैं ये 9 स्पोक्स सूक्ष्म नलिकाओं से निकले हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं ऐसे गुच्छे से ये इनको क्या कहा जाता है, इनको मैस्यूल या फिर पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट भी कहा जाता है इनको। तो ये स्ट्रक्चर थी किसकी, सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर थी, जो कि सूक्ष्म नलिकाओं के अरेंजमेंट को शो अप करती है। यानी सेंट्रियोल की जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं उनमें सूक्ष्म नलिकाओं का जो अरेंजमेंट है, सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था है वो कैसी होती है, 9+0 होती है। कैसी होती है, 9+0 होती है। समझ में आ गया होगा भाई, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। अब भी नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता फिर। अब देखो फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, अब देखो सेंट्रियोल के कुछ फंक्शन यहाँ पर स्पेंडल फाइबर के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। भाई जो सेंट्रियोल है, देखो ये क्या है, सेंट्रियोल होता है ना। सेंट्रियोल से ऐसे कुछ तारक अरिये निकलती हैं, ये जो तारक अरिये निकलती हैं ये क्या करती हैं, स्पेंडल फाइबर का निर्माण करती हैं और ये सेल डिवीजन में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक सेल नज़र आ रही है, ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, और सेल यहाँ पर आपको क्रोमोसोम नज़र आ ही रहे हैं। ध्रुव पर आपको क्या नज़र आ रहा है, तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल नज़र आ रहा है। इस तरीके से सेंट्रियोल से कुछ तारक अर्रे निकलती हैं, ये तारक अर्रे आगे चल कर के किसका निर्माण करती हैं, स्पेंडल फाइबर यानी तरकु तंतु का क्या करती है, निर्माण करती हैं। ये जो तरकु तंतु यानी स्पेंडल फाइबर आगे जा कर के सेल विभाजन में क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब देखो बेसल बॉडी, आधार कणिका का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी जो सेंट्रियोल है वो आधार कणिका के निर्माण में भी हेल्पफुल होते हैं। ये जो बेसल बॉडी है वो सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, आगे जो सेल ऑर्गेनेल्स आएगा वो सीलिया और फ्लैजिला भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बेसल बॉडी है वो सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। और जो सेंट्रियोल है वो बेसल बॉडी के निर्माण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको सेंट्रियोल, सारी चीज़ें मैंने बता दी, टर्म बता दी, खोज बता दी, स्ट्रक्चर बता दी। ठीक है, हाँ ये भी तो मैंने बता ही दिया आपको, ये सारी चीज़ें बता दी, डायग्राम तो बता ही दिया ना। देखो ये क्या है, एक सेंट्रोसोम है यानी तारका है, तारका में ये जो 2 दिख रहे हैं ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल से ऐसे तारक अरिये निकलती हैं, बाकी जो बचा हुआ भाग है इसको सेंट्रोस्फेयर कहा जाता है। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फेयर आपस में मिलकर के सेंट्रोसोम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये बता ही दिया, सारी चीज़ें बता दी आपको। देखो डायग्राम वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर जो सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनेल्स है वो कंप्लीट होता है। आगे सीलिया फ्लैजिला भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और देखा करो भाई वीडियो, शेयर भी किया करो बच्चों के साथ में, कमेंट भी किया करो, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।